Good morning, everyone. My name is Vandana Singh. I am research scholar of political science, CCSU यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि कहते हैं फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी भी कंट्री के लिए सबसे मुख्य कर्ता होता है। ये वही आधार होता है जो ये डिसाइड करता है, जो ये निर्धारण करता है कि ग्लोबल लेवल पर किसी भी कंट्री की पोजीशन क्या होगी। वो नेतृत्वकर्ता की कैटेगरी में होगा या अनुसरणकर्ता की कैटेगरी में होगा। इसलिए फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री के आइडेंटिटी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स को हम डील करेंगे, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि विदेश नीति किसे कहते हैं, आखिर फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, कैसे समझा जा सकता है कि किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी क्या है। और दूसरी चीज़ हम डील करेंगे अलग अलग सिद्धांत के अनुसार फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखते हैं। जो हमारे विद्वान हैं वो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, क्या डेफिनेशन देते हैं, जिसमें यथार्थवाद, उदारवाद, आदर्शवाद शामिल है। इसके साथ ही हम डील करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी जो हमारी रही है उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है, कैसे उसने हिस्ट्री से लेके करंट सिचुएशन तक कैसे शेप लिया है, क्या आइडियोलॉजी हमारी रही है, क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या नई प्रवृत्ति उसमें उभर कर सामने आ रही है। इस चीज़ को भी हम डील करेंगे। इसके साथ ही साथ हम इस बात को भी डील करेंगे कि विदेश नीति का एम क्या होता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के किसी भी चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात आप सभी जानते होंगे। तो विदेश नीति के अंतर्गत विदेश नीति का लक्ष्य क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी किन किन बिंदुओं से प्रभावित होती है, उनके निर्धारणकर्ता क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, किन तत्वों के आधार पे अपने विदेश नीति की मेकिंग करते हैं। इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ वर्तमान में फॉरेन पॉलिसी क्या शेप ले रही है, इसके उद्देश्य किधर जा रहे हैं, ये यथार्थवाद के करीब है या आदर्शवाद के करीब है, इन सब चीज़ों को हम डील करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे जब भारत की विदेश नीति की, तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि विदेश नीति क्या है। इसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि विदेश नीति क्या है, तब तक उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उससे जुड़े जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी तत्व हैं, आप उनको समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विदेश नीति क्या है, व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन एक जनरलाइज डेफिनेशन जो होता है हम उसकी बात करेंगे। तो कहा जाता है कि सामान्यतः विदेश नीति कुछ सिद्धांतों, हितों और उद्देश्यों का वो समूह होता है। ध्यान से सुनिएगा कि विदेश नीति सिद्धांतों, उद्देश्यों और हितों का वो समूह होता है जिसके आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहार करता है। यानी ये वही तथ्य हैं जो ये निर्धारित करते हैं, जो ये बताते हैं कि एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ क्या व्यवहार करना है, जिसमें सबसे पहले आता है सिद्धांत, यानी विदेश नीति के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। दूसरा, इसमें हम बात करते हैं हित की, यानी इंटरेस्ट की, तो इसमें किसी भी कंट्री के कुछ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि यही वो उद्देश्य है, यही वो एम है जिसके तहत, जिसके आसपास पूरे विदेश नीति का ताना बाना जो है वो बुना जाता है। तो उद्देश्य यानी सिद्धांत, हित और उद्देश्यों का वो समूह होता है जिसके आधार पर कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहार करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि सामान्य रूप से अगर हम विदेश नीति को परिभाषित करने की कोशिश करें तो ये कुछ सिद्धांतों, कुछ हितों और कुछ उद्देश्यों का वो समूह होता है जिसके आधार पर कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहार करता है। तो ये होता है विदेश नीति। अब जब हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत इसके जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, तो उसमें कुछ अप्रोच आते हैं जो विदेश नीति को बताते हैं, अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, जिसमें सुरक्षा, हित, शक्ति जैसे एलिमेंट्स आते हैं जो काफ़ी प्रायोरिटीज़ पे रहते हैं।
और सबसे पहले अगर हम बात करें आदर्शवाद की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो अप्रोच आया था हमारे सामने वो आदर्शवाद का आया था। तो जो आदर्शवादी विचारक हैं वो ये मानते हैं कि जो विदेश नीति का उद्देश्य होना चाहिए, यानी किसी भी राष्ट्र को अपनी विदेश नीति बनाने के समय जो उद्देश्य रखना चाहिए वो उद्देश्य होना चाहिए विश्व शांति का, वसुधैव कुटुंबकम का। ये हमारे वेदों में है और ये हमारी परंपरा भी रही है। तो जो आदर्शवादी विचारक हैं हम उनके भी करीब हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जैसा कि आदर्शवादी कहते हैं। दूसरा अप्रोच आता है जब हम बात करते हैं यथार्थवादी, जो कि काफी इस समय वर्तमान समय में काफी रेलिवेंट माना जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन, जो सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हुई है, उसमें यथार्थवाद एक ऐसे इमर्ज किया, उसने एक ऐसे अप्रोच के तौर पे वो इमर्ज किया कि उसको रेलिवेंट माना जाता है और माना जाता है कि जितने भी कंट्रीज हैं उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यथार्थवाद के काफी करीब है। तो यथार्थवादियों की बात करें जिसमें कई विचारक हैं, कॉटिल है, थ्यूसिडाइडस है, मैकियावेली है, जॉन मियर शिमर है, हैंस जे मर्गेनथाउट जो कि इसके बहुत ही फाउंडर माने जाते हैं, E.H. कार हैं, केनेथ वॉल्ज है, शेलिंग है। ऐसे कई विचारक हैं जो यथार्थवाद को रिप्रेजेंट करते हैं। यथार्थवाद जो ये मानता है कि किसी विदेश की विदेश नीति जो होती है वो राष्ट्रहित, उसमें सबसे उद्देश्य तथ्यपरक चीज होती है। यानी वो कहते हैं कि किसी भी विदेश नीति का जो उद्देश्य होता है राष्ट्रहित को साधना होता है। और राष्ट्रहित क्या है उनके अनुसार? शक्ति को इन्हांस करना, शक्ति को बढ़ाना, सिक्योरिटी, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट रखना, इतना पावरफुल बनना कि उनकी कंट्री जो है वो प्रोटेक्ट हो। ठीक है, तो ये यथार्थवादी मानते हैं। हालांकि इसको हम डेप्थ से और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसको किसी और चैप्टर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और एक जो तीसरा आता है वो है उदारवाद, नौ उदारवाद, जिसमें देशों के बीच परस्पर निर्भरता पर ज्यादा फोकस किया जाता है। वो कहते हैं कि विदेश नीति में इस बिंदु का ध्यान रखना चाहिए कि देशों के बीच परस्पर निर्भरता को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि उनका जो फोकस है वो आर्थिक मुनाफे पे है। क्योंकि उनका कहना है कि जितना अधिक आर्थिक लाभ कमाएंगे उससे जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम होगी, वो रिड्यूस होगी, वो बढ़ेगी नहीं। फिर हम जो विश्व शांति का हमारा जो मेन गोल है, जैसे कि आपको कहता है आपने पढ़ा होगा एरिस्टोटल जो कहता है सुपीरियर गोल। तो हमारे फॉरेन पॉलिसी का जो सुपीरियर गोल है वो क्या है? वो सुपीरियर गोल है हमारा अंतिम जो एम है, अंतिम जो लक्ष्य वो है विश्व शांति। तो ये कहते हैं कि परस्पर निर्भरता जब बढ़ेगी, आर्थिक लाभ बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और हमारी जो नज़दीकी होगी वो विश्व शांति की तरफ होगी। तो ये कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जो विदेश नीति को अपनी अपनी तरह से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं कि विदेश नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, कि किसी भी चीज़ के फाउंड को समझे बिना, उसके फाउंडेशन को समझे बिना, उसकी नींव को समझे बिना हम ये नहीं समझ सकते कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। क्योंकि कहते हैं कि बिना इतिहास के वर्तमान और बिना वर्तमान के भविष्य जो है वो अधूरा है। इसीलिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री को समझना बेहद ज़रूरी है। तो अगर हम भारत के अतीत में जाएं, भारत के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएं, तो यहाँ पे जो शासन प्रणालियाँ थीं वो क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। हालांकि ये कहा जाता है कि उसमें प्रजातंत्र की भी झलक मिलती है, ये सत्य है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे हम उसे राजतंत्र के करीब मानते हैं। तो शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी और वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी का जो निर्धारण होता था वो राजा का मंत्री परिषद करता था। जैसा कि मनु कहता है, मनु भी जिक्र करता है सप्तांग सिद्धांत का और कौटिल्य भी जिक्र करता है सप्तांग सिद्धांत का। ठीक है, ये सप्तांग सिद्धांत में उनका जो मंत्री परिषद वाला पार्ट है वो विदेश नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाता था। हालांकि जो एलिमेंट्स बाकी भी थे वो भी इनडायरेक्ट तौर पे कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी के ही पार्ट थे। इसके अलावा कौटिल्य ये भी जिक्र करता है शाटगुड़े नीति का, कि कैसे फॉरेन पॉलिसी में शाटगुड़े नीति को अप्लाई किया जाए, जिसमें आपका आता है संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय या द्वैधी भाव, कि किस परिस्थिति में किस राजा को दूसरे राजा के प्रति या पड़ोसी राज्य के प्रति व्यवहार करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ वो साम दाम दंड भेद की भी बात करता है। यानी साम दाम दंड भेद वो उपाय हैं जिसके आधार पर विदेश नीति के एम को साधा जा सकता है, विदेश नीति को सफल बनाया जा सकता है।
और इसके साथ ही जो मंडल सिद्धांत का जिक्र करता है कौटिल्य, वो भी विदेश नीति के अंतर्गत करता है, जिसमें वो 12 तरह के राज्य का जिक्र करता है और जिसके जो मुख्य करता है विजिगीषु होता है। इसके साथ अरिराज, मित्रराज, आपका क्रांदसार, पारसीग्रह और मध्यमा, इसके उपप्रकार भी वो बताता है। तो ये जो चीजें हैं वो विदेश नीति के अंतर्गत आती हैं। यानी जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी, कैसे राज्य आया, उसका स्ट्रक्चर क्या था, कैसे बना, इसको लेकर अलग अलग तरह की विचारधाराएं भी उस समय आई, वो एक अलग टॉपिक का डिस्कशन का विषय है। तो फिलहाल हम फोकस जो रखते हैं उस पर रखते हैं कि जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी, उनकी जो मंत्री परिषद होती थी वो विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जिसमें कौटिल्य ने कई तरह के उपाय बताए हैं, कई तरह के सिद्धांतों का निर्धारण किया है जो आज की विदेश नीति के करीब मानी जाती है। ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। और भारत की विदेश नीति समय के साथ साथ आगे बढ़ती रही। बीच में अगर उसमें देखें, मिडिल इंडिया में देखें तो उसमें मुगल का शासन था, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी थी। उसके बाद विदेशियों के हाथ में हमारी सत्ता चली गई, उनकी फॉरेन पॉलिसी थी जहाँ पे वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते थे, अपने फ़ायदे की बात सोचते थे। उसके बाद आज़ादी के बाद जो सबसे पहला काम हुआ वो संविधान का निर्माण हुआ, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए किसी भी देश की नीतियाँ क्या होंगी, देश का संचालन की नीतियों के आधार पर किया जाएगा, इसके लिए संविधान का होना बेहद ज़रूरी है। तो उस वक्त सबसे पहला जो कार्य हुआ वो संविधान का हुआ, ताकि उन नीतियों के आधार पे अपने कंट्री को इस्टेब्लिश किया जा सके, पावरफुल बनाया जा सके। तो संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें हम बात करते हैं, जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है। संविधान के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अब हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी क्या हो, किस आधार पे हम फॉरेन पॉलिसी बनाएं, क्योंकि हम नए नए अभी इमर्ज किया था, हमने अभी नए नए हम लड़खड़ा रहे थे, फिर हमने संभलना सीखा था। तो उसमें हमारा फोकस क्या होना चाहिए, जो हमारे पड़ोसी स्टेट हैं, जो पड़ोसी कंट्री हैं, उनकी बात कैसे हमें रखनी है, उनके साथ अपने रिलेशंस कैसे स्टैब्लिश करना है, इन सब चीज़ों के लिए विदेश नीति का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जब मैं राष्ट्र कम या राज्य की बात करती हूँ तो उसका तात्पर्य आप लोग राष्ट्र से ही लीजिएगा। तो यहाँ पे विदेश नीति के निर्धारण के लिए हमारे कुछ लक्ष्यों की बात की गई। एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें लक्ष्य रखे गए कि पहले हमारी जो आइडियोलॉजी है हम उसको सेट करें, वो हमारे फॉरेन पॉलिसी में कैसे फिट बैठती है। तो पहला जो था कि भारत की विदेश नीति जो होगी पूरी तरह से स्वतंत्र होगी, यानी किसी के प्रेशर में नहीं होगी, किसी के दबाव में नहीं होगी, क्योंकि अब हम एक संप्रभु राष्ट्र बन चुके थे। तो सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य था वो ये कि भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से स्वतंत्र करना है। और इसको आप देख भी सकते हैं जहाँ पे हम गुट निरपेक्षता की नीति लेके आते हैं, जब पूरा वर्ल्ड 2 गुटों में विभाजित था, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बाद उनके बीच क्लासेस बढ़ गए थे, तब हमने किसी भी गुट में शामिल होने की पहल नहीं की, हमने दोनों गुटों से खुद को अलग रखा। इसका मतलब तटस्थता नहीं है, इसका मतलब उस समय अपने नेशन इंटरेस्ट को ध्यान में रखना था, अपने नेशन इंटरेस्ट को साधना था। क्योंकि अगर हम किसी के गुट बंदी में चले जाते तो हमारा जो फोकस था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो जाता। इसलिए हमने अपने फोकस को अपने डेवलपमेंट, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे और पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने पे, मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी समझा, पहला लक्ष्य। दूसरा जो था वो ये डिसाइड किया गया कि हमारे विदेश नीति में जो चीज़ें होंगी, शांति, सौहार्द, भाईचारे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का समाहरण किया जाएगा, समाहित किया जाएगा, समावेश होगा। और ये इसमें कहाँ किसकी छाप मिलती है? अशोक की मिलती है, महात्मा बुद्ध की मिलती है, महात्मा गांधी की मिलती है। और इसी के तहत जब हम पंचशील सिद्धांत की बात करते हैं, जब भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, तो वो इसका ही एक रिफ्लेक्शन था, जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करेंगे, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आपसी वार्ता के जरिए जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालेंगे। पंचशील समझौते में ये चीज़ें, ये तथ्य को शामिल किया गया। और इसकी कहाँ से इसको लिया गया था? इसको लिया गया था हमारी विदेश नीति का हमारा जो दूसरा पॉइंट था कि हमें सहयोग, शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करना है। तीसरी चीज जो आती है, हमने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद का विरोध किया, क्योंकि भारत साम्राज्यवाद का शिकार हो चुका था, उपनिवेशवाद का शिकार हो चुका था।
तो भारत ये चाहता था कि अब कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जहाँ पे फिर से कोई भी देश किसी दूसरे देश के अधीन आए। तो हमने इस चीज़ को ध्यान रखा। राष्ट्रहित सर्वोपरि होगा, यानी राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि राष्ट्रहित ही वो चीज़ है जो देश को संप्रभु बनाए रखने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो कोई भी कंट्री तभी है, राष्ट्र तभी है जब वो संप्रभु है। तो हमने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। राष्ट्रहित भी होते हैं प्राथमिक हित और गौण हित, इसको भी कैटेगराइज किया गया है। इसको अलग चैप्टर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो राष्ट्रहित होते हैं वो भी दो तरह से होते हैं, एक प्राथमिक होते हैं और दूसरा गौण हित होते हैं। राष्ट्रहित। और चौथी जो चीज़ थी वो ये थी कि पांचवी जो चीज़ थी वो ये थी कि जो कमज़ोर देश है उनको हम सहयोग करेंगे, उनका शोषण नहीं करेंगे, उनका दमन नहीं करेंगे, हम उनको सहयोग देंगे। उन्हें किसी भी परिस्थिति में, चाहे हमारे दुश्मन देश ही क्यों ना हो, जैसे आप पाकिस्तान को देख सकते हैं कि पाकिस्तान कुछ समय पहले फ्लड का शिकार हुआ था, बाढ़ आई थी, जबकि हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, डायलॉग्स हमारे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, गतिरोध बने हुए हैं। लेकिन फ्लड के सिचुएशन के समय भारत ने सहयोग का रवैया अपनाया। बांग्लादेश में हालिया में आपने देखा कि शेख हसीना भारत आई, हमने बांग्लादेश के संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अपने घर आए मेहमान का स्वागत करना या उसको सुरक्षा प्रदान करने में भी हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल हो जाए। श्रीलंका में जो गृह युद्ध की स्थिति बनी थी, आपने उस समय भी भारत की भूमिका को देखा था। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो इस पर आधारित रही है कि हम कोई भी गतिरोध होगा उसमें कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे, डायलॉग का सहारा लेंगे, सहयोग का सहारा लेंगे, सहयोगपूर्ण रवैया अपनाएंगे। तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के कुछ मेन बिंदुस थे। इसके अलावा इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके आधार पे फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण होता है, जैसे कि उस देश का भूगोल क्या है, वहाँ की जनसंख्या क्या है, वहाँ की परंपराएं क्या हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। इन सब चीज़ों के आधार पे विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि विदेश नीति के निर्धारण में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला, आपकी इंटरनल सिचुएशन क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो कंट्री है इंटरनल क्लैशेस हैं, वायलेंस हो रहा है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, पीस नहीं है, तो ये चीज़ें भी आपके फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करेंगी। और दूसरी, एक्सटर्नल सिस्टम क्या है, एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है, उसमें हमें कैसे रोल प्ले करना है, उसमें हमें अपने व्यवहार को कैसे एक ऐसे वे में लेके चलना है कि हमें हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पूरा हो और प्लस जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो उसको भी रिजॉल्व करने के तरीके से हम उसको रिजॉल्व कर सकें या उस दिशा में हम काम कर सकें। तो दो चीज़ें होती हैं, यानी घरेलू जो स्थिति होती है और जो बाहरी या वैदेशिक स्थिति होती है, इन दो चीज़ों के आधार पे फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में भारत की फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या है फॉरेन पॉलिसी। तो अगर हम वर्तमान में देखें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में अगर जितनी चीज़ों को मैंने बताया, जितनी चीज़ों को मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया, उसमें दो चीज़ें तो आपको साफ समझ में आ गई होंगी कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में हम राष्ट्रहित को भी सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी हम दरकिनार नहीं करते हैं, जो कि वर्तमान समय में हमारे फॉरेन पॉलिसी में दिखाई पड़ती है कि जब सहयोग की बात होती है तो हम आदर्शवादी नीति को अपनाते हैं, लेकिन अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे, हमारे सॉवरेनिटी पे कोई भी हमला होता है या किसी भी तरह से हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है तो हम रियलिस्ट अप्रोच की तरफ जाते हैं। जैसे आपने देखा गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद हमने चीन के साथ अपने डायलॉग्स बंद कर दिए थे, क्योंकि चीन बार बार अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा था, उसके बर्ताव में कोई सुधार नहीं आ रहा था। हमने वहां पे रियलिस्ट अप्रोच अपनाया। टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान के साथ हमारे डायलॉग बंद हो गए। तो हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम दो कदम आगे बढ़ेंगे, यानी ये यथार्थवाद की नीति है। और दूसरी तरफ अगर आप किसी संकट में हैं तो हम वहां पे आपके साथ सहयोगपूर्ण रवैया अपनाएंगे। चीन के साथ
भारत हमेशा से कोशिश कर रहा है कि सुधार हो, रिश्तों में तनाव ना आए, क्योंकि अगर एशिया में दोनों ही कंट्री को अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, एशिया को वैश्विक पटल पे ऐसी महाशक्ति के रूप में उभारना है या नेतृत्व करना है, एशिया को अन्य देशों का नेतृत्व करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि भारत और चीन एक साथ आएं। और बार बार भारत की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म किया जाए और सहयोगपूर्ण रवैये की तरफ आगे बढ़ा जाए। और पाकिस्तान के साथ भी यही चीज़ें हैं। तो जो वर्तमान की हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद के करीब ज़्यादा नजर आती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। और कुछ शब्द हैं जो मैं कहना चाहूँगी। एलएनटी महाविद्यालय के साथ ये स्टूडियो में आके उनके साथ जुड़ के मुझे बहुत खुशी हुई, काफ़ी खुशी मिल रही है मुझे कि अपने जो विचार हैं, अपनी जो बात है, आप लोगों तक पहुंचाने का मुझे मौका मिला। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और क्योंकि इससे पहले जब भी बिहार का नाम आता था तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये होता था कि लोग कहते थे कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ पे सुविधाओं का अभाव है, एजुकेशन सेक्टर बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं यहाँ आई मैंने देखा कि कम रिसोर्सेज में किस तरह से, कम रिसोर्सेज में इस तरह से एक चीज़ों को डेवलप किया गया है, इस तरह से चीज़ों को सिस्टमैटिक किया गया है कि बच्चों का जो बौद्धिक विकास है, जो शैक्षिक विकास है, वो ना रुक पाए। और हमारे डायनेमिक प्रिंसिपल सर की मैं काफ़ी तारीफ करूंगी, सराहना करूंगी कि उन्होंने अपने साध्य को पवित्र रखा। कहते हैं ना कि अगर साध्य अच्छे हों, इंटेंशन अच्छे हों, नीयत अच्छी हो, तो आप कभी स्रोतों का रोना नहीं रोएंगे, आप सुविधाओं की बात नहीं करेंगे, आप कम रिसोर्सेज में ही सुविधाओं को बढ़ा लेंगे। ये हमारे डायनेमिक प्रिंसिपल सर की विजन को दिखाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि एलएनटी महाविद्यालय लगातार शैक्षिक गतिविधियों में आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो नेशन बिल्डिंग में, मुझे उम्मीद है, संभावना नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो नेशन बिल्डिंग में अपना पूरा रोल निभाएंगे। न सिर्फ एक अच्छे सिटीजन बनेंगे बल्कि अपनी सोसाइटी का, अपने कंट्री का, अपने देश का, अपनों का, हम सब का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।